स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में आज जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है यूनिट 4 डेटा साइंस। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें एप्लीकेशन क्या क्या चीजें हैं, फिर जो हमने प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था यूनिट 2 में उसका रिवीजन है, रिविजिटिंग है, वो भी देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट है पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिकल लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये प्रॉपर आपका थ्योरेटिकल नहीं है, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसमें वर्क कैसे करते हैं। चलिए फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है। हमने यूनिट 2 में भी देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ रहा था मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आ रहा था डीप लर्निंग, और डेटा साइंस आर्टिफिशियल मतलब एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सबका क्या था, कॉम्बिनेशन था। ये सबके मतलब कॉम्बिनेशन से बना था, और साथ में इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा जरूरत होती थी वो था स्टैटिस्टिकल नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डेटा की प्रॉपर्टी को बताता है। मतलब बहुत बड़े डेटा पे हम इस टाइम काम करते हैं, बिग डेटा पे काम करते हैं, तो हम एक एक डेटा को मतलब नहीं देख सकते, उसको नहीं समझ सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं कि डेटा की समरी हमें पता लग जाए। तो ये स्टैटिक्स क्या करता है, डेटा की समरी देता है और आगे बताता है कि इन फ्यूचर हम इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। फिर हमें डेटा इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ी थी और मैथमेटिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसके प्रोसेस में एक और प्रोसेस जुड़ा है, वो है डिप्लॉयमेंट का, जो डेटा इंजीनियरिंग वाली फील्ड वाले करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से सर्कुलेट करता है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि किसके ऊपर हम मॉडल जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम पता लग गई तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। जैसे अगर कोई लैंड का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, एक ऐसा मॉडल मुझे जनरेट करना है कि एरिया वाइज प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिसमें एरिया होगा मतलब स्क्वायर फीट का एरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस होगा। और ये जो डेटा होगा वो हिस्टोरिकल बेस्ड होगा, मतलब पास्ट से रिलेटेड डेटा होगा, तभी हम आगे इसमें फर्दर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसको हम ईडीए भी बोलते हैं। जब आप आगे बीटेक वगैरह करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो ये वाला प्रोसेस पाइथन में आता है डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस में। ईडीए का मतलब होता है कि हम इस डेटा को और एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीजें फीचर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें जो भी हमने डेटा गैदर किया है उसमें अनवांटेड चीजें भी हो, या कुछ ऐसे कॉलम हो जो हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारे स्पेस को एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो बेटर है कि हम ईडीए के थ्रू इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, मॉडल में फिट करने के लिए। क्योंकि अगर डेटा को प्रिपेयर नहीं करोगे आप, तो फिर मॉडल क्या करेगा, एक्यूरेसी नहीं देगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो एल्गोरिथम उसको बनी है वो सारा डेटा फीड करके दे देगा। अब इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, हम डेटा की प्रॉपर्टी में स्टैटिक्स, मैथ्स, ये सारी चीजें भी इंक्लूड करते हैं। इसी के थ्रू हम डेटा के बारे में पता लगाते हैं। फिर हम मॉडल में सारा डेटा फिट करते हैं, मॉडल अपने अकॉर्डिंग एल्गोरिथम को जनरेट करता है, फिर आंसर करेगा। फिर मॉडल का इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट भी बन रहा है तो उसकी एक्यूरेसी तो चेक करनी पड़ेगी ना, कि क्या वो सही बना भी है या कोई और खामियां या कमियां तो नहीं है, तो ये मॉडल इवैल्यूएशन में आ जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे प्राइस प्रोटेक्शन का मॉडल तो बनाना है, मैंने बना दिया कैलकुलेशन करके, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में आम जनता को, आम जो इसका यूज करने वाले हैं उनको दिखेगा कैसे, वो काम किसके थ्रू होता है, डिप्लॉयमेंट के थ्रू होता है। अब ये कैसे बनेगा, या तो वो किसी वेबसाइट के थ्रू आप बना सकते हो या तो ऐप के थ्रू बना सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि डेटा साइंस में डेटा इंजीनियरिंग का भी काम आता है और डेवलपमेंट का भी काम आता है। इसमें आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू भी बना सकते हो। फिर डिप्लॉयमेंट के बाद जो यूजर इसको यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फीडबैक आएगा। फीडबैक क्या मतलब कि
हो सकता है कि सारे पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनी है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा और उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ तो वो बताएगा कि आपकी शायद कैलकुलेशन गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मॉडल को, जो मॉडल हम बिल्ड कर रहे थे, उस प्रोसेस में दोबारा जाके चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डेटा साइंस के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेटा साइंस का रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, और आज होता भी है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में इसका यूज होने भी लगा है। देखिए बहुत सारी फील्ड हैं जहां पे डेटा साइंस यूज हो रहा है, ई कॉमर्स में भी है, बैंकिंग में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी है, फिनेंस में भी है और ट्रांसपोर्ट में भी है। बात कर लेते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, तो सभी ने शॉपिंग करी होगी। ये सारी जो साइट है वो ई कॉमर्स की ही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या करते हो, फाइनेंशियली कम्यूट करते हो, मतलब आप अपना ट्रांजेक्शन किसके थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कर रहे हो, तो ये ई कॉमर्स इसमें आ जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ सेगमेंट की डेटा साइंस ये किस तरीके से इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करता है, जितने भी कंज्यूमर है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर, उनको आइडेंटिफाई करता है। ओके, क्योंकि मशीन लर्निंग जो मैंने आपको बताया था, या डेटा साइंस की ही अगर बात करें, तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, डेटा पे डिपेंड कर रहा है। और ये डेटा बहुत बड़ा है, बिग डेटा पे काम हो रहा है, ह्यूज डेटा पे काम हो रहा है, मतलब एक साथ मल्टीपल टाइम पे काम हो रहा है और मल्टीपल यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, तो ये तो डेटा बहुत बड़ा हुआ ना। तो उस केस में क्या है कि हम कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या उसके पीछे एक एक पर्सन लगा होगा कि नहीं ये प्रीमियम कस्टमर है या फिर अभी ज्वाइन हुआ कस्टमर है, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए पीछे भी साइंस जो होती है वो डेटा साइंस की होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिकमेंडिंग प्रोडक्ट। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, भले ही उसको खरीदा नहीं है, परचेज नहीं किया, लेकिन विश लिस्ट में ही देखा है या फिर सिर्फ सर्च किया है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आने लगता है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम भी डेटा साइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। जो रिव्यू हो रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट में रिव्यू हो रहा है, मान लीजिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ये प्रोडक्ट मेरे लिए तो अच्छा था, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन लिमिट या जो इनके मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट होते हैं उसमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो ये देखिए ई कॉमर्स में कितना हेल्पफुल है डेटा साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग तो बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, जिसमें हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब पैसा लगा होता है। तो जब पैसा लगा होता है तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि इसकी सिक्योरिटी किस किस तरीके से है और डेटा साइंस इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो देखिए फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन तो आजकल बहुत हो रहा है, फ्रॉड कॉल से आते हैं, ओटीपी भी हम शेयर कर देते हैं, कभी 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 कुछ लिंक आता है उस पर क्लिक करते हैं तो सारा पैसा दूसरे के उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब कुछ फ्रॉड डिटेक्शन है, या फिर ट्रांजैक्शन करते टाइम ही कुछ फ्रॉड है, तो उस केस में भी डेटा साइंस आता है। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, क्रेडिट कार्ड का रिस्क, कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड तो हम ले लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ही हम पेमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो रीपेमेंट वाला होता है वो नहीं है। तो ये सब रिस्क एनालिसिस भी क्रेडिट कार्ड की डेटा साइंस के थ्रू भी यूज होता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मान लीजिए कोई भी कस्टमर की किसी प्रोडक्ट की अगर सर्विस ले रहा है, टेलीफोनिक सर्विस की अगर बात करें तो हम बहुत सारे नेटवर्क यूज करते हैं टेलीफोनिक, कोई वोडाफोन करता है, कोई बीएसएनएल करता है और बहुत सारे हैं, जियो भी करता है। ठीक है, तो कौन सा मतलब कस्टमर किस सर्विस से सेटिस्फाइड है, या फिर कौन सा कस्टमर किस सर्विस से चर्न हो रहा है, चर्न मतलब उस सर्विस को छोड़ के जा रहा है, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं, डेटा साइंस के थ्रू होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है,
मैन्युफैक्चर मतलब जहां प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ। आप देख रहे होगे कि ये तीनों चीजें क्या है, मास है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो इसमें मास प्रोडक्शन में क्या है, हम सिस्टम मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा डिफेक्ट प्रोडक्ट है, तो उसको रिमूव कर देना, या जो भी डिफेक्शन है उसको सही कर देना, या मेंटेनेंस शेड्यूलिंग कर देना। मेंटेनेंस शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी मैसेज आ जाता है कि इस डेट को, इस टाइम को सर्वर डाउन रहेगा क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है, कोई पीछे बैठा हुआ इंसान नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली किसके थ्रू हो जा रहा है, डेटा साइंस के थ्रू हो जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डेटा से ही अपने आप को सीख रहा है और उसको फीडबैक के थ्रू उसको इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर भी एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इसमें क्या है, मेडिकल इमेज एनालिसिस हो जाती है। ये बहुत बड़ा पार्ट है मेडिकल इमेज एनालिसिस का। जैसे एक एग्जांपल बताया था मैंने, कैंसर। कैंसर में भी जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है वो क्या होता है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती है। तो वो किस तरीके का कैंसर है और वो किस स्टेज पे है, ये किसके थ्रू होता है, इमेज एनालिसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी, मतलब जो दवाइयां बनी हैं उस वो किस तरीके से डिस्कवर हो रही हैं और इसका पेशेंट पे किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, क्या वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। अभी रिसेंट अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो पैंडेमिक था, मतलब वो था कोविड-19। अब इसके आपने देखा होगा कि इतनी सारी तो इसमें मेडिसिन बनी है, लेकिन क्या वो सही तरीके से इफेक्ट कर रही है या नहीं, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में ये चीजें जो ड्रग बनी है या फिर जो इंजेक्शन बने थे, जो डोज बने थे, वो इफेक्टिव हैं और कितना डोज किस पर्सन को देना चाहिए। तो ये सब किस में आ जाता है, ड्रग डिस्कवरी में आ जाता है। ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे एक्सपेरिमेंट ही तो है, क्योंकि कोविड एक तरीके से कोई सोची समझी चाल नहीं थी, वो एकदम से आ गया था। तो ये भी एक क्या है, ये सारी चीजें ट्रायल बेस पे चल रही थी। वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो जो भी चीजें, जो भी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी नहीं है मेडिकल फैसिलिटी, वो हम यहाँ से बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहें तो वर्चुअल असिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिनेंस में। फिनेंस में आ जाता है वही पैसे की बात आ गई यहाँ पे। अब अगर इसकी बात करें तो कस्टमर सेगमेंटेशन इसके थ्रू होता है, क्योंकि अगर कस्टमर सेगमेंटेशन ये होता है कि जोग्राफिक तौर पे या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके बेसिस में हमारा कस्टमर कैसा है। हो सकता है कि वो बहुत एलीट कस्टमर हो, बहुत हाई लेवल का कस्टमर हो, या फिर अभी एक ज्वाइनर है, मतलब जो कम रिस्क लेना चाह रहा है। इसको हम दूसरे उसके थ्रू भी देख सकते हैं रिस्क एनालिसिस में। अगर आपने देखा होगा तो स्टॉक मार्केट सुना होगा, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एकदम से पैसा हाई भी हो जाता है और एकदम से लो भी हो जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस के लिए भी डेटा साइंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला। जो क्या करता है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, इसमें ये सिर्फ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख रहा है। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, डेटा साइंस का ही इन्वेंशन है, और ये इनहैंस द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की सेफ्टी को भी इनहेंस करता है। आपने देखा होगा कि रोड सेफ्टी के भी कई सारे नियम होते हैं, कैमरा लगा होता है। तो ये सारी किसकी देन है, डेटा साइंस की ही देन है। तो आई होप ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बोर्ड में, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिविजिटिंग प्रोजेक्ट साइकिल। इसको तो वैसे मैंने यूनिट 2 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। अब लेकिन ये पार्ट फिर से क्यों आया, डेटा साइंस में ये क्यों आया, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। आप ये देखो कि हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग भी पढ़ा था, डेटा एक्विजिशन, थर्ड पार्ट भी, फोर्थ भी, इवेल्यूशन, 5 पॉइंट पढ़े थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, वो है डिप्लॉयमेंट। तो डेटा साइंस में चीजें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी, स्टैटिक्स, मैथ और डेटा इंजीनियरिंग। तो उसी के पर्पज से ये चीजें क्या हो गई, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग से। तो सबसे पहले क्या है कि हमें प्रॉब्लम ही पता होनी चाहिए
कि किस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट किस में आ जाता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग में। इसमें हमने 4W का कॉन्सेप्ट देखा था। 4W का मतलब है हु, व्हाट, वेयर एंड वाई का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम स्कोपिंग वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। हु का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम है उससे कौन इफेक्ट हो रहा है, किसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम लेके चलती हूँ तो ये तीनों चारों प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कहीं पे फ्लडिंग हुई है, बाढ़ आई है, ठीक है, तो उससे इफेक्ट होने वाले पर्सन कौन है, जो उसके आसपास अगर स्पेसिफिक एरिया है तो उस आसपास एरिया में रहने वाले लोग इफेक्टेड हो गए, तो वो कौन हो गया, पीपल जो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। और व्हाट क्या है कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने बात कही थी फ्लडिंग की, तो फ्लडिंग क्या हो गया इसमें, बाढ़ जो हो गई, वो व्हाट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। वेयर का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ आई है, मतलब लोकेशन पूछ रहा है, सी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। और वाई का मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या वो सही में दूर करने लायक है भी या नहीं, क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है भी या नहीं। यस, वो तो है। क्यों, क्योंकि बाढ़ आना तो एक तरीके से नेचुरल प्रॉब्लम है, इससे लोग भी अफेक्टेड होंगे। और ये किसकी वजह से हुई है, क्या कोई बांध था, एक्सेस वाटर आ गया, या फिर कुछ ऐसा चीज किसकी वजह से जो फ्लडिंग हुई है, तो ये सारी प्रॉब्लम किसके थ्रू आ रही है, वाई वाले में कंसिडर हो जाएगा। तो आई होप प्रॉब्लम स्कोपिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डेटा एक्विजिशन, ठीक है। डेटा एक्विजिशन मतलब प्रॉब्लम पता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेटा को एक्वायर करेंगे, गैदर करेंगे। और गैदरिंग के कई सारे सोर्स मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट साइट भी है, वहां से भी डेटा गैदर हो सकता है, या फिर वेब स्क्रैपिंग है, वहां से भी डेटा गैदर कर सकते हैं। ये आप एक्सेल फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर सकते हो डेटा को गैदर करने के लिए। एक्वायर मतलब डेटा को गैदर करना। नेक्स्ट पॉइंट था डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब जो डेटा लिया गया है, ओके, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि क्या सही में ये जो डेटा गैदर है वो प्रॉब्लम को डिनोट कर भी रहा है या नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए देखिए आपको क्या क्या चीजें इसमें जरूरत होती हैं, स्टैटिक्स की, मैथ्स की, और कुछ डेटा इंजीनियरिंग की। मैथ्स क्यों और स्टैटिक्स क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टैटिक्स क्या, डेटा का समराइजेशन कर रहा है, मतलब इसका एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मोड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा में कितना उतार चढ़ाव है, ये सब किसके थ्रू कैलकुलेशन हो जा रहा है, स्टैटिक्स के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है। या फिर डेटा में हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो नेसेसरी नहीं है, उनको हम आउटलायर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें समरी किसके थ्रू आ जाती है, आपके स्टैटिक्स वाले पार्ट में आ जाती है। नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन में ही हम इसको ग्राफ्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते थे। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहे तो एक्सेल का यूज कर सकते हो, प्लॉटली का भी यूज कर सकते हो, या फिर और भी टैब्लू भी था, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे देखे थे, जो समझे थे। ये क्या होता है, ग्राफ का यूज करने से क्या होता है, एक बार में ही डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है, विजुअल फॉर्मेट में आ जाता है, तो हमें गलती पकड़ने में या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने में आसानी होती है। तो ये वाला पार्ट किसमें आया था, डेटा एक्सप्लोरेशन में। अब हमारा डेटा रेडी है किसके लिए, मॉडलिंग वाले पार्ट में। मॉडलिंग वाले पार्ट में हमने देखा था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट पढ़ा था। सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में भेजा जाता था, और ये लेबल्ड डेटा था, मतलब उसका नाम होता था कुछ। जैसे मैंने बताया कि एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल वाला पार्ट अलग हो जाएगा क्योंकि उसका नेम है, अगर कार के बारे में बात कर रहे हैं तो कार का पार्ट अलग है। तो ये क्या था, सुपरवाइज लर्निंग में आ जा रहा था। अनसुपरवाइज में लेबल डेटा नहीं था, डेटा की प्रॉपर्टी मैच जहां जहां हो रही थी उसका क्या बन रहा था, ग्रुप बन रहा था। अब इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते थे, क्लस्टर। तो इसकी जितनी भी एल्गोरिथम थी वो किस में आ रही थी, क्लस्टर में आ जा रही थी। और सुपरवाइज में दो एल्गोरिथम थी, एक थी रिग्रेशन, एक था क्लासिफिकेशन, अगर याद है तो, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भूल रहे तो आप यूनिट 2 में जाके उसको बहुत ब्रॉडली तरीके से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। थर्ड था इसमें रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या था कि जो डेटा था वो खुद ही इन्वायरमेंट से खुद सीख रहा था। अगर ट्रायल एंड टेस्टिंग ट्रायल के बेसिस पे था,
अगर वो सक्सेस है तो उसका अवार्ड, अगर वो फेलियर है तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल रही थी, जिसमें मैंने आपको वीडियो गेम का एक एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट पार्ट था इवैल्यूएशन। मॉडल रेडी है, लेकिन इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा मॉडल कितने परसेंट एक्यूरेट है भी या नहीं है। इवैल्यूएशन क्या करता है, एक तरीके से रिजल्ट बताता है, आउटकम बताता है कि वो परफेक्ट बना भी है या नहीं बना है। इसमें हमने मैट्रिक्स देखा था, जिसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स में 4 चीजें थी। एक था एक्यूरेसी लेवल निकालना। एक्यूरेसी मतलब सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट कर देना, ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एक्यूरेसी मॉडल हो जाता था। 90% अगर है तो इट्स ओके, अदरवाइज बहुत 50% है तो इसका मतलब मॉडल हमारा बहुत खराब बना है, इसको हमें फिर से बनाने की जरूरत है। फिर हमने रिकॉल देखा था, प्रिसीजन देखा था, और रिकॉल प्रिसीजन अगर एक जैसी वैल्यू आ रही है तो हमने F1 स्कोर को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था। रिकॉल में क्या था, एक्चुअल पॉजिटिव रेट पे बात हो रही थी, और प्रिसीजन पे क्या हो रहा था, प्रोजेक्टेड ट्रू वैल्यू पे बात हो रही थी। इवैल्यूएशन के बाद क्या था, जब हमारा मॉडल प्रॉपर रेडी हो चुका है, ओके, तो इसको हम कैसे रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे, इसको हम कैसे देखेंगे और कैसे किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो ये हो जाता है 6th पॉइंट, डिप्लॉयमेंट का। मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक मॉडल जनरेट किया। मान लीजिए 10 नंबर को कैलकुलेट करना है, सिंपल सा प्लस करना है, इस तरीके का एक सिंपल सा छोटा सा मॉडल बनाया है। तो मेरा मॉडल सही बना है। मैंने जब सब कुछ मॉडल बनाया था, डेटा को गैदर किया था, तब तक तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन ये मुझे कैसे दिखेगा, ठीक है, अगर ये मैं अगर यूजर्स को देना चाहूँ तो यूजर कैसे देखेगा, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो पीछे की पूरी जो कोडिंग हुई है, मॉडल है, वो उसको समझ लेगा, क्योंकि सामने वाले को इतनी कोडिंग नहीं आ रही है, डेटा साइंस नहीं आ रही है। वो तो सोचता है कि उसको सिर्फ एक इंटरफेस मिल जाए जिसके थ्रू वो क्या करे, सिर्फ डेटा एंटर करे 10 नंबर्स, और ऑटोमेटिक क्या करे, कैलकुलेट करके दे दे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ता है, और बैक एंड किसके थ्रू आता है, ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया था उसके थ्रू आएगा। तो मान लीजिए फ्रंट एंड कैसा होगा कि जो यूजर है उसको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स दिखे, और उसमें ये क्या कर रहा है, डेटा एंटर कर रहा है, और फिर ये कैलकुलेशन सबमिट वो जैसे ही करे और उसको अपना आंसर मिल जाए। तो ये जो इंटरफेस हुआ, देखने का तरीका हुआ, वो सब किसके थ्रू आता है, डिप्लॉयमेंट के थ्रू आता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब HTML के लिए फ्रंट एंड वगैरह यूज होता है, तो ये डिप्लॉयमेंट में आता है। तो आई होप ये पूरी 6 प्रोजेक्ट साइकिल आपको समझ में आ गई होगी डेटा साइंस की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, क्योंकि चाहे वो AI हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, सब कुछ किस पे डिपेंड है, डेटा पे डिपेंड है। तो डेटा किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है, उस यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा में। ये इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देख लेते हैं। डेटा 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है न्यूमेरिकल, एक है कैटेगरी वाइज डेटा, कैटेगोरियल। ओके, न्यूमेरिकल से ही समझ में आ जा रहा है जहां बात हो रही है नंबर्स की, जैसे मेड ऑफ नंबर, चाहे एज हो गया, वेट हो गया, या फिर कोई भी शू साइज हो गया, तो ये सब किसमें जितने भी नंबर वाले पार्ट आते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है। वो चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, कोई भी नंबर वाला पॉइंट किसमें आ जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा में आ जाएगा। तो जैसे अगर मैंने यहाँ बताया ना, एज है, वेट है, या फिर सैलरी की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो ये सब किसके फॉर्मेट में आ गया, न्यूमेरिकल डेटा में आ गया है। कैटेगरी वाइज डेटा जो होता है, कैटेगोरियल, मतलब इसमें कैटेगरी है, वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण कैसे, जैसे किसी के आईज का कलर है, आपने देखा होगा ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रेइश होता है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कैटेगरी हो गई। कलर की भी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। अब जेंडर की अगर बात करें तो मेल फीमेल, ये सारी चीजें क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। जैसे और भी चीजें आ गई, आपको खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, तो ये क्या है, कैटेगरी हो गई। चाइनीज है, इंडियन है, किस तरीके के फूड पसंद है, तो ये सब कैटेगरी, वर्गीकरण किया गया है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये सब किस में आ जाता है, कैटेगोरियल डेटा में आ जाता है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा में भी 2 तरीके का डेटा है,
और ये दो तरीके का डेटा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल रेडी होता है, और मॉडल में क्या यूज होता है, एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम किस पे डिपेंड करती है, मल्टीपल डेटा सेट पे। न्यूमेरिकल के भी अगर दो डेटा है तो कौन सी एल्गोरिथम लगेगी, अगर कैटेगरी के भी दो डेटा है तो कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी। पहला है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जो लगातार चलता रहे, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है एक इनफिनाइट ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एज है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब किस में आ गया, कॉन्टिन्यूअस। अगर इसको और अच्छे से समझे तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है फ्लोटिंग वैल्यू। अगर बात करें तो आ जाती है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग का मतलब है जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है। जैसे किसी की एज हो गई, एज में ईयर के बाद कुछ मंथ भी तो बढ़ते हैं, जैसे हो गया 1 साल, हो गया 3 महीने, हो गए तो क्या हो गया 1.3, मतलब पॉइंटिंग में वैल्यू आ गई, तो वो क्या हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। वेट, भाई किसी का वेट किस में होता है, ग्राम में भी होता है, और किलोग्राम में भी होता है, ग्राम में भी, पॉइंट में वैल्यू आ गई। हाइट इंच में भी होती है, फुट में भी होती है, तो वो क्या हो गई, हाइट भी क्या हो गया, एक तरह से कॉन्टिन्यूस हो गया। या फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, पॉइंट में भी आता है। या फिर किसी पैकेट में, फूड पैकेट में भी आपने देखा होगा कि उसमें शुगर कितना है, कितना फैट है, तो आप देखते हो पॉइंटिंग में जितनी भी वैल्यू आती है वो किस में आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब ये है एक फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट मतलब इंटीजर वैल्यू, जो रियल नंबर हो, पूर्ण नंबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। जैसे शू साइज हो गया, अब शू साइज को तो हम ये नहीं बोलते ना कि 5.6 हो गया, 5.8 हो गया, अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, घर में बच्चे कितने हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि 1.5 बच्चे हैं, मतलब इस तरीके से तो नहीं बोलते ना, टोटल नंबर ऑफ फैमिली बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी एक इंटीजर वैल्यू हो गई। या फिर आपके फोन में मिस कॉल कितनी है, कितनों का कॉल आया है, ये भी क्या है, एक काउंटेबल नंबर होता है, तो ये सब किस में आ जाती है, डिस्क्रीट नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरियल डेटा, जिसमें ऑर्डिनल है और नॉमिनल है। ऑर्डिनल का मतलब ही है किसी ऑर्डर में डेटा हो। ऑर्डर का मतलब क्या है, डेटा हैज अ हियरकी, मतलब पहले लोअर से, फिर मिडिल से, फिर एकदम हायर से वैल्यू शुरू होगी, तो इस तरीके से एक ऑर्डर जनरेट करता है। जैसे पेन सेवेरिटी, मतलब किस तरीके का पेन हो रहा है, एकदम हायर पेन है या मॉडरेट पेन है या फिर हल्का हल्का हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ये सब क्या है, डेटा मतलब एक तरीके से ऑर्डर जनरेट करना है। या फिर सेटिस्फैक्शन रेटिंग होती है, 1 to 5 की रेटिंग देखते हैं, तो 1 मतलब तो वेरी पुअर होता है, फिर पुअर होता है, फिर एवरेज होता है, फिर हायर सेटिस्फैक्शन वाला लेवल होता है। या फिर मूड की ही बात करें कि आज तुम्हारा मूड कैसा है, हाँ ठीक ठाक है, आज तो मेरा मूड बहुत खराब है, आज तो मैं बहुत खुश हूं, तो ये सब क्या है, एक ऑर्डर को जनरेट करता है। या फिर किसी साइज की भी बात करें तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके से भी क्या होता है, एक ऑर्डर जनरेट होता है। अगर नॉमिनल की बात करें तो इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन होता है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, कैटेगरी वाइज ही होता है। जैसे किसी के आई का कलर है तो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले ब्लैक होगा तभी ब्राउन होगा। या फिर ब्लड टाइप की बात करें, ए, किसी का ए भी होगा, ए बी भी होगा, ओ नेगेटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पहले सबका ए होगा फिर बी होगा, तो मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन है वो कैटेगरी वाइज डेटा। तो आई होप आपको डेटा की का ये जो पूरा साइंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।